आपकी फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन 21 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। 1 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर रखा गया है। काफी कम समय बचा है, सिलेबस काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो आइए आज हम आपकी इस मुश्किल को हल करने के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छे से याद करोगे, उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ताकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते समय कंफ्यूजन ना हो, आपका स्कोर अच्छा आए। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन सॉलिड स्टेट। First MCQ, N-type semiconductor is formed when trace amount of impurity is added to silicon. The number of valence electrons in impurity atom must be. अब सेमीकंडक्टर क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में रहती है। सेमीकंडक्टर्स दो प्रकार के, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। उनमें से एक्सट्रिंसिक दो प्रकार का, एन टाइप एंड पी टाइप। अब यहां कौन सा सेमीकंडक्टर यूज किया है? एन टाइप। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। आंसर कैसे मिलेगा देखिए जरा। एन मतलब नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव चार्ज किस पे रहता है? इलेक्ट्रॉन पे रहता है। मतलब जब हम इंप्योरिटी को सिलिकॉन में ऐड करेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा रहेगा। अब सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4। तो जो इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं यहां पे, उसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। अब 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं? ऑप्शन बी। इसलिए आंसर लिखते समय बी 5। इसी प्रकार से आप आंसर लिखोगे। सेकंड MCQ, a compound forms SCP structure. Number of octahedral and tetrahedral bonds in 0.5 mole of substance is respectively. Void का मतलब क्या होता है? Empty spaces or free spaces in solids are known as voids. Voids दो प्रकार के, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब इन voids की संख्या कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम्स involved in packing of crystal lattice डिटरमाइन करना पड़ेगा। Now how to determine number of atoms और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? तो यहां देखिए आपको कुछ अमाउंट दिख रहा, 0.5 मोल। इसके लिए आपको मोल कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स हाउ मेनी पार्टिकल्स? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स और पार्टिकल्स। यहां अमाउंट 0.5 मोल दिया है, इसलिए 1 मोल में इतना, तो 0.5 मोल में कितना रहेगा? 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स। फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने रहेंगे? तो याद रखना, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑलवेज इक्वल्स डबल द नंबर ऑफ एटम्स इंक्लूडेड और इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने में कितना एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इतने। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इसका डबल हो जाएगा। डबल मतलब 6.022 into 10 to the power 23। देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कैसे निकालना? तो याद रखोगे, ऑलवेज नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहां कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3.011 into 10 to the power 23। इसलिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कितना रहेगा? 3.011 into 10 to the power 23। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड 3.011, मतलब आंसर रहेगा ए 3.011 into 10 to the power 23 and 6.022 into 10 to the power 23। MCQ number 3, an ionic compound AXBY occurs in FCC crystal lattice with B ions at center of each phase and A ions at corners of Q. Formula of AXBY is। ऐसे क्वेश्चंस एमएसटी सेट में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना। ये लॉजिकल पार्ट, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल
स्टेप कौन सा यूज करना है ताकि आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। In FCC structure, particles are present at the corners as well as at the centers of each face. ठीक है, तो अब यहाँ हम दोनों आयंस की संख्या डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ ए आयंस इक्वल्स, अब ए आयंस कहां प्रेजेंट है? ए आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। याद रखना, जो भी पार्टिकल कॉर्नर पे रहता है उसका ऑलवेज नंबर ऑफ एटम कितना रहेगा? 1। इसलिए यहां पे हम कितना लिखेंगे? 1। नंबर ऑफ बी आयंस, अब बी आयंस कहां प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, और फेस के सेंटर में जो आयंस रहते हैं उसका नंबर ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा। कितना? 3। इसलिए यहां हम लिखेंगे 3, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा मिलेगा? AB3। देयरफॉर आंसर AB3। Next MCQ, PB has abscissa structure with each length of unit cell 495 picometer. Radius of PB atom is 4 options are given here. Answer हम कैसे निकालेंगे? तो abscissa structure में, in abscissa structure, how to determine radius? आपको पता होना चाहिए। आर इक्वल्स फॉर्मूला क्या रहेगा बताइए? आर इक्वल्स बताओ जरा, ट्राई टू रिकॉल। आर इक्वल्स ए बाय 2√2। ए कितना है? 495 अपॉन 2 इंटू √2 का वैल्यू रहेगा 1.414। इसको आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, यू विल गेट आंसर 175 पिकोमीटर। देयरफॉर आंसर इस प्रकार से ही आपको लिखना है। अगर सिंपल क्यूबिक पूछा जाता है तो आर इक्वल्स रहेगा a/2। बीसीसी पूछा गया तो आर इक्वल्स √3a/4। तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करके रखना। अब हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हर एक का क्वेश्चन का वेटेज 1 मार्क का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज हार्ड, ब्रिटल एंड इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। इट्स मेल्ट conducts electricity. What type of solid it is? अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 प्रकार आपको पता है। आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इन 4 में से ये कौन सा रहेगा आपको पहचानना है। तो इसके लिए हम यहाँ जो क्लू दिया है उसको यूज करेंगे। जो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ दिख रहे हैं उनको हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। हार्ड और ब्रिटल कौन सा सॉलिड रहेगा आपको रिकॉल करना है। क्या आप बता सकते हो? इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है, मतलब सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इट्स मेल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब हम इस सॉलिड को मेल्ट करेंगे वो लिक्विड बनेगा और यही लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो फिर आपको प्रॉपर्टीज को रिकॉल करना पड़ेगा चारों सॉलिड्स के। 4 में से कौन से सॉलिड की प्रॉपर्टी यहां रिसेंबल करती है, इससे मिलती जुलती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, सिर्फ एक ही प्रकार का सॉलिड है। क्या आपको पता चला है आंसर? ऐसा कौन सा सॉलिड है जो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? ट्राई टू रिकॉल, पढ़ा होगा आपने। तो ऐसा एक ही सॉलिड है एंड दैट इज आयोनिक सॉलिड। इसलिए आपका आंसर। अब आयोनिक सॉलिड मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। Next question. Graphite is a covalent solid, yet it is a good conductor of electricity. Why? अब graphite क्या है? It is one of the allotrope of carbon. Carbon का configuration excited state में हम लिखेंगे 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. ग्राफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहता है और एक इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहोगे? फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। देयरफॉर आपका आंसर किस प्रकार से रहेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री और mobile electrons in
molecular orbitals। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ये लिखना जरूरी है तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। सिंपली इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लिखते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज यूनिट सेल। अब यूनिट सेल हम किसे कहते हैं, तो देखो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए इस स्ट्रक्चर को हम तीनों डायमेंशन में रिपीट करेंगे इस प्रकार से। तीनों डायमेंशन में रिपीट करने के बाद हमें एक छोटा स्ट्रक्चर मिल रहा है जो बार बार रिपीट होके, देखिए छोटा स्ट्रक्चर तीनों डायमेंशन में रिपीट हो रहा है। तो ये जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर x, y और z तीनों डायमेंशन में रिपीट होके क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बना रहा, दैट स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। आंसर कैसे लिखोगे, द स्मॉलेस्ट repeating structural unit in a crystalline solid is known as a unit cell। इसमें ये लिखना जरूरी है, smallest repeating structural unit। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर। अब एक पैकिंग हम यहाँ एग्जांपल के तौर पे लेते हैं बेटा। सबसे पहला देखिए ये फर्स्ट रो है स्फीयर का, ये सेकंड रो रहेगा, ये थर्ड रो रहेगा। इस प्रकार से हम 3 रोज को कंसिडर कर रहे हैं। अब इन रोज का अरेंजमेंट आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ एक जो सेंटर वाला स्फीयर है, इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ हाउ मेनी स्फीयर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसीलिए इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6। सिंस इट इज इन कॉन्टेक्ट विथ 6 स्फीयर्स, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखना, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, द नंबर ऑफ स्फीयर्स, द नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स टचिंग टू एनी गिवन स्फीयर्स। The number of neighboring spheres touching to any given sphere is called the coordination number। इसलिए आंसर आप लिखोगे the number of neighboring spheres touching to any given sphere is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी प्रकार से डेफिनेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन वर्ड्स। अब देखिए जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है सॉलिड बनते समय, पैकिंग होते समय, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ जगह खाली बचती है। देखिए ये आपको खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, इन खाली जगह या एम्प्टी स्पेसेस को ही हम कहेंगे वर्ड्स। डेफिनेशन कैसे लिखना, एम्प्टी और unoccupied spaces in a solid are known as voids। एम्प्टी, अनऑक्यूपाइड, दो में से एक वर्ड लिखा तो भी क्रेडिट आपको मिलेगा, लेकिन एम्प्टी स्पेसेस मस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। 2 मार्क का क्वेश्चन है। कोई भी 4 करेक्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैसे रहता, रेगुलर। कितने डायमेंशन में होता, 3 डायमेंशनल। इसलिए हम यहां लिखेंगे दे हैव ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट of particles। एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, अब यहां ए मतलब नॉट होता, फॉर मतलब यूनिट, या मॉर्फ मतलब
एमोर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, यहाँ ए का मतलब नॉट होता है, मॉर्फ मीन्स फॉर्म या यूनिट होता है। कोई भी स्पेसिफिक फॉर्म ना होने के कारण इन सॉलिड्स को हम एमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। ऐसा क्यों होगा, एमोर्फस सॉलिड में कोई भी फॉर्म स्पेसिफिक या स्ट्रक्चर स्पेसिफिक क्यों नहीं रहता, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहता। इसलिए फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे जस्ट कंट्रास्ट टू दिस, दे डू नॉट हैव रेगुलर arrangement of particles. Second point, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ज्यादा डिस्टेंस तक रेगुलर रहता, इसीलिए हम कहेंगे दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, जस्ट अपोजिट टू दिस पॉइंट, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होने के कारण पूरा का पूरा सॉलिड एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, इसलिए हम कहेंगे दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहां पे ऐसा होगा क्या, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसी प्रकार से आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नंबर 4, दे आर एनआइसोट्रॉपिक। और यहां हम लिखेंगे दे आर आइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होने के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू यहां डिफरेंट मिलती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक। तो एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स कौन से रहते हैं, क्रिस्टलाइन। बट व्हाट अबाउट एमोर्फस सॉलिड, दे आर आइसोट्रॉपिक। ऐसे 4 करेक्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स लिखोगे, यू विल गेट 2 मार्क्स। लेकिन हो सकता है एक आधा पॉइंट एडिशनल लिख के रखना ताकि आपका नुकसान ना हो। लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे दे आर ट्रू सॉलिड्स, लेकिन यहां रहेगा दे आर सूडो सॉलिड्स। अब इनको ट्रू सॉलिड्स क्यों कहना, क्योंकि सॉलिड्स की पूरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कौन दिखाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनको सूडो क्यों कहना, सूडो मीन्स नॉट अ जेन्युइन, नॉट अ ट्रू, इसलिए सूडो सॉलिड्स इनको कहा जाता। अब देखो ये डिफरेंस पूरी तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं, दोनों तरफ के पॉइंट्स याद मत करना, सिर्फ एक ही साइड के पॉइंट्स याद करना। जैसे कि याद करोगे इससे ये वाले बनाओगे, जस्ट अपोजिट है। यहां दे हैव है तो यहां दे डू नॉट लिखा है, यहां लॉन्ग रेंज है तो यहां शॉर्ट रेंज रहेगा, बस इतना ही डिफरेंस याद रखना। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे आर एनिसोट्रॉपिक, दे आर आइसोट्रॉपिक। इस प्रकार से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है अच्छे से आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी का मतलब क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब सबसे पहले आप लिखोगे एफसीसी स्ट्रक्चर में एटम्स कहां रहते, इन एफसीसी स्ट्रक्चर एटम्स आर प्रेजेंट at corners and face centers of unit cell। आधा मार्क रहेगा। इसके बाद लिखना कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स, फेस सेंटर पे कितने पार्टिकल्स। देयर आर 8 पार्टिकल्स और 8 एटम्स at corners
and 6 atoms at face centers। इस प्रकार से लिख के रखोगे। देन नेक्स्ट क्या लिखना है, अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर और फेस सेंटर वाले जितने भी एटम्स है उनका कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करेंगे। लिखना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 atoms at corner of cube equals। अब देखो कॉर्नर पे जो पार्टिकल रहता दैट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, इसीलिए एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8। ऐसे कितने पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे रहते हैं 8, इसीलिए यहां 1 मिलेगा, आधा मार्क। नेक्स्ट हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 atoms at face centers of cube equals। फेस के सेंटर में जो रहता है दैट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स, इसलिए एक यूनिट सेल में एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/2 इनटू कितने पार्टिकल्स है 6 इक्वल्स कितना मिलेगा 3। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके भी आधा मार्क, नंबर ऑफ एटम्स फॉर यूनिट सेल इन FCC स्ट्रक्चर इक्वल्स क्या रहेगा 1 + 3 = 4। हाफ 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 और ये हाफ, 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल दैट हैज FCC स्ट्रक्चर। अब FCC स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स कहां रहते हैं, एट द कॉर्नर्स as well as at the center of each face। ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है उसमें हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल ABC। एंगल ABC इज ऑफ मेजर। ABC देखिए आपको कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर पार्ट दिख रहा है, इस एंगल रहेगा 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इक्वल्स क्या रहेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB मतलब एज लेंथ रहता है, इसको हम एज कहते हैं, जिसका लेंथ A रहेगा। BC भी एज कहलाएगा, जिसका लेंथ A ही रहेगा। Therefore A square plus A square रहेगा, that is 2A square। Hence AC equals हमारे पास मिलेगा Hence AC equals रहेगा √2 into A। Then from figure, अब फिगर से हम क्या निकालेंगे, AC का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। AC कितना रहेगा, तो यहां से यहां तक बेटा डिस्टेंस R रहेगा, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। यहां से यहां तक 2R रहेगा, दैट इज डायमीटर ऑफ दिस स्फीयर। और यहां से यहां तक R रहेगा, तो R + 2R + R मीन्स कितना होगा 4R। देयरफॉर बेटा AC की 2 वैल्यूज हमें मिल गए, जिससे हमें फॉर्मूला मिलेगा √2A = 4R। इससे हम A का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो A क्या रहेगा 4/√2R, इस प्रकार से हमें मिलेगा। उसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला है A³ मीन्स 4/√2 into R³ रहेगा, तो हमें मिलेगा 4³ कितना रहेगा 64 डिवाइडेड बाय 2√2 मीन्स मिलेगा 32/√2 into R³। देन इन FCC नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा 4 पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स कितना रहता 4। वॉल्यूम ऑफ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स इक्वल्स या 4 पार्टिकल्स इक्वल्स कैसे निकालना, तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 πr क्यों, क्योंकि ये सभी जो पार्टिकल्स है
वो स्फेरिकल इन शेप रहते हैं और स्फीयर का वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3πr³। एक का इतना, 4 का कितना, मल्टीप्लाई बाय दिस। देन पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इन 200। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ ऑल पार्टिकल्स कितना रहेगा, 4 × 4/3πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, 32/√2r³ इन 200। इसको आप सॉल्व करोगे 74% पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगा। तो 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रह सकता है, तो यहाँ एक का वैल्यू डिटरमाइन करना हाफ मार्क रहेगा, वॉल्यूम हाफ मार्क रहेगा, देन वॉल्यूम ऑफ 4 पार्टिकल्स हाफ मार्क रहेगा और 74% जो कैलकुलेशन रहेगा उस पे हाफ मार्क। इस प्रकार से 2 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब पैकिंग एफिशिएंसी अगर 74% है तो वॉइड कितना रहेगा, 100 - 74 यानी कितना होगा, 26%। क्वेश्चन नंबर 9, डेंसिटी ऑफ IR इरिडियम is 22.4 gram per cm cube. Unit cell of iridium is FCC. Calculate radius of IR atom. Molar mass of IR is given here. अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आना ही है। अभी तक 3 मार्क के लिए ही प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। सिर्फ लास्ट ईयर ही 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। जनरली जब भी प्रॉब्लम पूछा जाता है बच्चे सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन पे कोई क्रेडिट नहीं रहता, फिर भी आप गिवन लिखोगे ताकि उससे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब यहां हमें क्या दिया है, डेंसिटी दी है, देन FCC स्ट्रक्चर इज गिवन हियर, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता करना जरूरी है। तो पहले आप क्या लिखोगे, ये 3 मार्क का प्रॉब्लम है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से रहेगा, इन FCC स्ट्रक्चर n = 4, आधा मार्क इस पे रहेगा। देन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला इक्वल्स क्या रहेगा, n × m/a³ × NA। ये फॉर्मूला यूज करना, इस पे आधा मार्क रहेगा। देन वैल्यूज पुट अप करना, डेंसिटी कितना है 22.4 = N4 रहेगा इनटू मोलर मास 192.2 रहेगा अपॉन A³ इनटू NA स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रोस नंबर जिसका वैल्यू 6.022 × 10⁻23 आधा मार्क रहेगा। और इसके बाद बेटा यहाँ आप A³ का वैल्यू डिटरमाइन करोगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। यू विल गेट हियर 57 × 10⁻24 cm³ और उससे आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ए का वैल्यू मिलेगा 3.484 × 10⁻8 सेंटीमीटर, इस पे आधा मार्क रहेगा। हाफ 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 2 मार्क हो गए। उसके बाद हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, इसलिए यहां लिखोगे इन FCC स्ट्रक्चर R = A/2√2 आधा मार्क इस पे रहेगा। ए का वैल्यू आप रखोगे 3.848 × 10⁻8 अपॉन 2 × √2 का वैल्यू 1.414। इसे आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 1.360 × 10⁻8 सेंटीमीटर, हाफ मार्क। इस प्रकार से 3 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना है, लॉग टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि कोई मार्क्स ना कटे। क्वेश्चन नंबर 10, an element of molar mass 27 gram per mole forms unit cell with age length 405 picometer. If density of element is 2.7 gram per cm³, what is the nature of cubic unit cell? अब नेचर पता करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिटरमाइन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे, इसलिए सबसे पहले लिखना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फॉर्मूला लिखोगे A³ हाफ मार्क रहेगा। ए का वैल्यू क्या है दिया है, देखो बेटा यहाँ पे एज लेंथ दिया है क्या 405 पिकोमीटर। 405 पिकोमीटर आप यूज नहीं कर सकते, आपको उसे सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना है। क्यों? बिकॉज डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर cm³।
तो कन्वर्जन फैक्टर यू शुड नो 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, यहाँ क्यूब रहेगा। इसको आप लॉग टेबल से सोल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू 6.645 इंटू 10 टू द पावर -23 cm क्यूब। इस पे आधा मार्क रहेगा, ये 1 मार्क यहाँ तक हो गया। उसके बाद डेंसिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स, फॉर्मूला क्या है आपको याद करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए फॉर्मूला डेंसिटी का, n इंटू, हाँ क्या रहेगा, याद करो, m अपॉन, बताओ, a क्यूब इंटू n a। डेंसिटी दी है कितना, ये फॉर्मूले पे आधा मार्क रहेगा। डेंसिटी की दिया है बेटा 2.7, n हमें पता नहीं, m मोलार मास 27 गिवन ओवर देयर, a क्यूब 6.645 into 10 to the power -23 and a Avogadro's number है 6.022 into 10 to the power 23। इस पे आधा मार्क रहेगा। n का वैल्यू आप डिटरमाइन करोगे बाय यूजिंग लॉग टेबल, यू विल गेट 3.997 which is approximately equal to 4 लिखना, ये आधा मार्क रहेगा। तो अब यहाँ n का वैल्यू कितना मिल गया, 4, इसलिए स्टेटमेंट लिखना, सिंस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज FCC। n इक्वल्स 4 मिला, इसलिए FCC। n इक्वल्स 1 मिलता सिंपल क्यूबिक, n इक्वल्स 2 मिलता बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। 1 2 का 4, ऐसे आप याद रखोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन शॉर्टकी डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो बेटा, ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स कौन से सॉलिड्स में ऑब्जर्व किया जाता, ओनली इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स किससे बनते हैं, मेड अप ऑफ कैटन्स एंड एनायंस। यहाँ आपको फिगर दिख रही है, इस फिगर में अरेंजमेंट ऑफ कैटन एंड एनायन इज शोन हियर, ठीक है। अब इस फिगर को केयरफुली आप देखोगे, कुछ आयंस मिस हुए हैं, लॉस हुए हैं। कौन से आयंस लॉस हुए, तो यहाँ से एक कैटन निकल गया, यहाँ से एक एनायन निकल गया। एक कैटन और एक एनायन निकल गया मींस इक्वल नंबर ऑफ कैटन्स एंड एनायंस आर लॉस्ट, जिसके कारण यहाँ वैकेंसीज क्रिएट होगी और इन्हीं वैकेंसीज के कारण शॉर्टकी डिफेक्ट्स निर्माण होते हैं। इसलिए आप पहला पॉइंट लिखोगे, दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वैकेंसीज created by loss of cations and anions from crystal structure। इस पे आधा मार्क रहेगा, आधा मार्क फिगर आप बनाओगे। अब हम कंडीशंस लिखेंगे। आपके सिलेबस में 3 कंडीशंस दी है, उनमें से कोई भी 2 लिखना। पहला कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ, शॉर्टकी डिफेक्ट कौन से सॉलिड्स में दिखाई देता, आयनिक सॉलिड्स में। इसलिए आयनिक सॉलिड का आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा उतना शॉर्टकी डिफेक्ट्स ऑब्जर्व करने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। इसलिए पहला जो कंडीशन रहेगा, हाई आयोनिक कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस, हाई आयोनिक कैरेक्टर। Second condition, small difference between size of cation and anion। कैटन और एनायन का साइज में डिफरेंस जितना कम रहेगा उतना शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाई देगा। इसलिए ऐसे 2 कंडीशंस आप लिखोगे, हाफ हाफ 1 मार्क रहेगा। देन कॉन्सिक्वेंसेस भी 2 आपको लिखना है। पहला कॉन्सिक्वेंस कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे कैटन और एनायन क्रिस्टल स्ट्रक्चर से लॉस हो गए, जिसके कारण सॉलिड का या सब्सटेंस का मास कम होना ही है। मास कम हो गया लेकिन वॉल्यूम वैसे के वैसा ही है, रिमेन सेम, जिसके कारण मास बाय वॉल्यूम, ये जो रेशो रहेगा जिसको हम डेंसिटी कहते हैं, वो भी कम होगा। तो इस प्रकार से यहां डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस कौन सा लिखोगे, सिंस
cations and anions are lost. Mass of substance decreases, but volume remains the same. Hence, ये लिखना पड़ेगा इसी प्रकार से, बाकी को और कोई और पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीसेस, इस प्रकार से आप लिखोगे। फर्स्ट हो गया। सेकंड कॉन्सिक्वेंस कौन सा रहेगा? अब यहां से इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर लॉस्ट। जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस लॉस हो जाएंगे तो रिजल्टेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। तो सेकंड कॉन्सिक्वेंस लिखोगे आप, सिंस इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are lost, electrical neutrality is maintained. इस पे 1 मार्क रहेगा। अब एग्जाम्पल्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लिख के रखो एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, NaCl, KCl, AgBr। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ए नोट फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स में फ्रेंकेल डिफेक्ट्स नहीं मिलते हैं। आयनिक सॉलिड किससे बनते हैं? कैटायंस एंड एनायंस। एक फिगर आपको यहां दिख रहा जिसमें कैटायंस और एनायंस का अरेंजमेंट आपको दिख रहा। दिस इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक सॉलिड। इस फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करोगी तो आपको पता चलेगा कुछ आयंस का पोजीशन शिफ्ट हुआ है। जैसे कि देखिए यहां पे कैटायन होना चाहिए था, उसका पोजीशन यहां से यहां चला गया। इसको रेगुलर साइट कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। मीन्स यहाँ कैटायन इज शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलर साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। जैसे कैटायन शिफ्ट हुआ वैसे एनायन भी शिफ्ट हो सकता है। तो कैटायन या एनायन का शिफ्टिंग फ्रॉम रेगुलर साइट से इंटरस्टिशियल साइट में होने के कारण जो डिफेक्ट निर्माण होते उनको कहना फ्रेंकेल डिफेक्ट। इसलिए आप आंसर में क्या लिखोगे? 3 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछा गया तो पहला पॉइंट आपका रहेगा दे आर प्रोड्यूस्ड। क्यों निर्माण होते हैं? ड्यू टू मूवमेंट। किसका मूवमेंट होगा? ऑफ एन आयन। एक तो वो कैटायन या एनायन कुछ भी रह सकता है। फ्रॉम कहां से कहां जाएगा? रेगुलर, फ्रॉम रेगुलर साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। इस प्रकार से पहला सेंटेंस आप लिखोगे, आधा मार्क रहेगा। उसके बाद आधा मार्क किस पे रहेगा? देखिए नेक्स्ट पॉइंट कौन सा लिखना कि यहां जनरली कौन शिफ्ट होता। ज्यादातर केसेस में पता चला कैटायन ही शिफ्ट होता। क्यों कैटायन शिफ्ट होता है? क्योंकि कैटायन का साइज जो रहेगा वो स्मॉल रहता है, इसलिए सेकंड पॉइंट आप लिखोगे जनरली कैटायंस मूव। क्यों कैटायंस मूव होते हैं? ड्यू टू देयर small size. Cation always smaller in size than anions. इसलिए जनरली कैटायंस का ही शिफ्टिंग होता है फ्रॉम रेगुलर टू इंटरस्टिशियल साइट। देन कंडीशंस लिखेंगे। 2 कंडीशंस आपको लिखना है, 1 मार्क के लिए रहेगी। कंडीशन कौन सा है? देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। शॉर्टकी डिफेक्ट में डिफरेंस कम होना चाहिए, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, शॉर्टकी डिफेक्ट में आपने सेकंड कंडीशन लिखा था हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां कंट्रास्ट रहेगा, मतलब लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। आधा आधा 1 मार्क। कॉन्सिक्वेंसेस, 2 कॉन्सिक्वेंसेस यहां लिखोगे। पहला कॉन्सिक्वेंस कौन सा? देखिए यहां से कोई आयन लॉस हुआ क्या? नहीं, नाइदर कैटायन नॉर एनायन।
आयन लॉस नहीं हुआ मतलब सॉलिड का मास कम नहीं होगा। मास सेम है, इसीलिए यहां आपको दिख रहा वॉल्यूम भी सेम है, मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, मतलब डेंसिटी भी कैसे रहेगी, सेम रहेगी, और कोई आयन लॉस नहीं हुआ, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। इसलिए हम कहेंगे सिंस नो आयन इज लॉस्ट, density and chemical properties remains same। आधा मार्क इस पे रहेगा। सेकंड कॉन्सिक्वेंस कौन सा लिखोगे? अब यहां ये पिक्चर आप देखोगे, फिगर आप देखोगे तो कैटायन और एनायन की संख्या इक्वल ही आपको मिलेगी। सिंस कैटायन एंड एनायन आर इक्वल इन नंबर, इस सॉलिड पे कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हियर। इसलिए हम लिखना पड़ेगा सिंस कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल इन नंबर, सॉलिड या बेटर में हम कहेंगे इक्वल इन नंबर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। इस प्रकार से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो भी आप याद रखोगे। AgCl, AgBr, AgI, ZnS, CaF2, इतने सारे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखो, लेकिन सभी एग्जाम्पल्स एक ही एग्जाम्पल लिख के रखना। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन डायमैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स एंड फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। यहां आपको सिर्फ डेफिनेशन ही लिखना है। पहला डेफिनेशन लिखोगे अच्छे से तो दूसरा तीसरा बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। डायमैग्नेटिक सॉलिड्स किसे कहते हैं? ऐसे सॉलिड्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जाते हैं, इसलिए डेफिनेशन में आप लिखोगे सॉलिड्स विच आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड। अशाच प्रकारे पाठ करायचं आणि हेच लिहायचं। आर known as diamagnetic solids। वीकली रिपेल्ड लिखना जरूरी है। बी में क्या लिखोगे? पैरामैग्नेटिक उन्हें ही कहना जो आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। विच आर वीकली अट्रैक्टेड by external magnetic field are known as paramagnetic solids। और लास्ट कौन सा है? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। इनको भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, बट स्ट्रांगली। यहां वीकली था, यहां स्ट्रांगली रहेगा, इसलिए सॉलिड्स विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक field are known as ferromagnetic solids। बस इतना डेफिनेशन लिखना, 3 मार्क आपको मिल जाएंगे, बट कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आप याद रखोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉलिड डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है? तो जहां इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप रहेंगे वो डायमैग्नेटिक रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं पैरामैग्नेटिक रहेगा। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के सिर्फ 3 ही एग्जांपल है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। डायमैग्नेटिक में NaCl, वाटर, बेंजीन, ये एग्जांपल्स याद रखना। पैरामैग्नेटिक में एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। फेरोमैग्नेटिक में 3, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स एंड ब्रेवियस लैटिसेस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स।
अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्रिस्टल सिस्टम्स टोटल नंबर कितना रहता है? ब्रेविस लैक्टाइसिस 2 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना है आंसर इस प्रकार से, देयर आर 7 crystal systems and 14 Bravais lattices in crystalline solids। इस प्रकार से आपको नंबर याद रखना है। कितने क्रिस्टल सिस्टम्स रहेंगे? 7। कितने ब्रेविस लैक्टाइसिस रहेंगे? 14। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कौन से रहेंगे? सी टी ओ एम टी एच आर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। इस पे 1 मार्क रहेगा, इस पे 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन नंबर 15, give the arrangements of different layers in HCP and FCC structure। अब इन दोनों में अरेंजमेंट कैसे रहता है? 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर आप लिखोगे इन HCP and FCC structure the arrangements of different layers are of types AB, AB and ABC, ABC respectively। तो AB टाइप का अरेंजमेंट रहता है, HCP कहलाएगा। ABC ABC टाइप का रहता है, FCC रहेगा। तो इस पे 1 मार्क, इस पे 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डज NaCl ऑन हीटिंग विद सोडियम वेपर्स एक्वायर येलो कलर? 2 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर किस प्रकार से लिखना। वैसे तो NaCl व्हाइट इन कलर रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे हम सोडियम वेपर्स के कांटेक्ट में हीट करेंगे इट टर्न्स येलो। क्या कारण है? तो NaCl का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, जहां Na पॉजिटिव से नेगेटिव आयंस आपको दिख रहे हैं। जब हम इसे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स, तो व्हाट विल हैपन हियर? द सोडियम एटम्स विल डिफ्यूज एट द सरफेस। ये जो है सोडियम एटम यहां जमा हो जाएंगे इस प्रकार से। इसलिए पहला सेंटेंस आप लिखोगे यहां पे कि व्हेन NaCl is heated in presence of sodium vapors, sodium atoms diffuse, कहां जमा होंगे? At crystal surface। ठीक है, जैसे सोडियम एटम यहां जमा होते हैं, यहां इस स्ट्रक्चर में से Cl नेगेटिव आयंस इसकी तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए हम सेकंड पॉइंट कैसे लिखेंगे? Cl negative ions diffuse to crystal surface। उसके बाद बेटा ये Cl नेगेटिव आयंस जब सरफेस पे चले जाते हैं उस समय क्या होगा? जैसे यहां पे चले जाएंगे, दे कंबाइन विद, ये किसके साथ कंबाइन होंगे? सोडियम मेटल एटम के साथ। Cl नेगेटिव आयंस कंबाइन विथ सोडियम एटम्स एट द सरफेस। एंड अब इसमें क्या होगा? एंड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? Na प्लस Cl नेगेटिव यूज NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? अब Cl नेगेटिव यहां से यहां चला गया तो यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी क्रिएट होने के कारण इस वैकेंसी में अब कौन आके ट्रैप होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रैप होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? यही इलेक्ट्रॉन विच इज लॉस्ट बाई Cl negative during the combination with sodium atom। तो
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? ऑक्यूपाइज वैकेंसीज, ऑक्यूपाइज वैकेंसीज क्रिएटेड। ये वैकेंसीज क्यों निर्माण हुई है? क्रिएटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ Cl नेगेटिव आयंस। और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण यहां येलो कलर निर्माण होता, इसलिए इसको हम कहते हैं एफ सेंटर। उसके बाद आपको एक और पॉइंट यहां ऐड करना जरूरी है। ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, यहां सोडियम एटम की संख्या ज्यादा है, सोडियम मेटल है, मेटल इज प्रेजेंट इन एक्सेस, देयरफॉर यहां लिखोगे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और लास्ट सेंटेंस लिखोगे यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप कहां ट्रैप होती है? इन वैकेंसीज प्रोड्यूस येलो कलर। दिस सेंटर is called F सेंटर। इस प्रकार से आंसर लिख के रखना। जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सबसे पहले आप अच्छे से मगअप करोगे और राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। इनके अलावा बाकी जो एस्पेक्ट्स या क्वेश्चंस बचे हैं वो भी आप याद करेंगे ताकि आपका स्कोर और भी अच्छा आएगा। याद रखना बेटा, दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। समय कम होने के कारण हमने ये एक सॉल्यूशन आपको दिया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। कुछ नहीं से कुछ तो सही, ये ध्यान में रखना है, जिसके कारण कुछ ना कुछ जो है पढ़ाई आपकी हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। थैंक यू।